मॉन्स्टर्स होते हैं या नहीं इस बारे में तो मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि हमारे ही बीच बहुत सारे इंसान अपने मन में मॉन्स्टर्स लेके घूम रहे हैं। आज मैं ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने जा रही हूँ, जॉन वेन गेसी। अगर आप क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस नाम को तो ज़रूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देती हूँ। जॉन वेन गेसी एक अमेरिकन सीरियल किलर था, और वो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वो एक रेपिस्ट भी था, और वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करके इन द एंड उनका मर्डर कर देता था। कोई भी सीरियल किलर क्यों बनता है, इसके पीछे हम सोसाइटी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स ज़रूर हैं जो एक इंसान को सीरियल किलर बनने के लिए फ्यूल करते हैं। तो इस बारे में जानने के लिए हम जॉन वेन गेसी के बचपन की तरफ चलते हैं। तो जॉन का जन्म हुआ साल 1942 में। जॉन के जो पेरेंट्स थे वो उनका इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें भी थीं, और वो अपनी बहनों से और अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका रिलेशनशिप उसके फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा था। बुरा इसीलिए क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव थे। उसके फादर एक अल्कोहलिक थे, और वो जॉन वेन गेसी को रेगुलरली अब्यूज किया करते थे, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। उनके लिए जॉन वेन गेसी एक मजाक था। वो उसकी हर बात पर इंसल्ट करते रहते थे, लेकिन इस चीज से जॉन वेन गेसी का प्यार अपने फादर के लिए कभी कम नहीं हुआ। वो अपने फादर को बहुत प्यार करता था, और वो चाहता था कि उसके फादर उसको एक्सेप्ट करें। जब जॉन वेन गेसी 4 साल का था तब उसके फादर ने उसको लेदर की बेल्ट से मारा था। आप सोच सकते हो 4 साल के बच्चे को लेदर की बेल्ट से मारना, जिस पर उसकी मदर ने उसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसके फादर ने जॉन वेन गेसी को एक नाम दे दिया, और वो नाम था मामाज बॉय। उसके फादर बचपन में उसको इस तरीके की चीजें बोलते थे, विच इज वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर स्मॉल किड। 1949 में जॉन वेन गेसी और उसका एक दोस्त एक यंग गर्ल को सेक्सुअली फॉन्डल करते हुए पकड़ा गया था। उसके फादर ने इस बात पे जॉन वेन गेसी को बहुत मारा। सेम साल यानी कि 1949 में जॉन वेन गेसी को उसके फादर का ही कोई दोस्त मोलेस्ट करने लगा। गेसी ने इस बारे में अपने फादर को बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा फादर मुझे ही ब्लेम करेगा। गेसी एक ओवरवेट चाइल्ड था, वो बहुत मोटा था, और उसके मोटे होने के पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि उसको एक हार्ट डिजीज़ था। उस हार्ट डिजीज़ की वजह से डॉक्टर ने उसको कोई भी एक्टिविटी करने से मना किया था। अब इसी के चलते उसको स्कूल में बुली किया जाता था, वो बुली होता था, और साथ साथ में अब स्कूल के अंदर वो ब्लैकआउट होने लगा। रेगुलरली वो बेहोश हो जाता था स्कूल में, और इस चीज़ को उसके फादर ने बोला कि ये नाटक कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो हॉस्पिटलाइज रहने लगा। हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसकी काफ़ी सारी पढ़ाई छूट गई। अब पढ़ाई छूटने से क्या हुआ कि जॉन वेन गेसी उस पेस पे नहीं आ पा रहा था, जो स्कूल में चल रहा था वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने हाई स्कूल में ही स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि वो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। अब इस चीज़ को उसके फादर एज एन इंसल्ट यूज करते थे जॉन वेन गेसी की तरफ। वो उसको बोलते थे कि तू बहुत ज़्यादा डम्ब है, इसीलिए तू स्कूल नहीं पूरा कर पाया। वो जो भी करता था उसके फादर हर चीज़ पे उसकी इंसल्ट करते थे, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उसके फादर के लिए ही वॉज नेवर इनफ। अब जब जॉन वेन गेसी 18 साल का हुआ तब वो पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और उसने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इस चीज को उसके फादर ने फिर एज एन इंसल्ट यूज किया उसके खिलाफ। वो जॉन वेन गेसी को गलत गलत शब्द बोलते थे। इस बात पे भी ये बात है 1960 की। अब सेम साल उसके फादर ने उसके लिए गाड़ी खरीदी, लेकिन वो गाड़ी खुद यूज करते थे, और उन्होंने उस गाड़ी को अपने नाम पे कर रखा था। कहने को तो उन्होंने वो गाड़ी जॉन के लिए ली थी, लेकिन वो उसको यूज नहीं करने देते थे बिल्कुल भी। डिस्पाइट कि जॉन वेन गेसी ने अपना हाई स्कूल पूरा नहीं किया था, उसने एक कॉलेज के लिए एनरोल किया, और वो सेलेक्ट भी हो गया, और साथ साथ ही उसने एक जॉब भी ज्वाइन कर ली। अब साल 1964 में जॉन वेन गेसी की मुलाकात एक लड़की से हुई, और वो सेम साल उससे एंगेज भी हो गया। अब और भी चीज़ें इसके बीच में, जब जॉन वेन गेसी ग्रेजुएट नहीं हुआ था उस टाइम पे उसके फादर की और उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, जिससे उसने क्या किया, अपने बैग पैक किया और वो कहीं और के लिए निकल गया। जिसके बाद वो जिस भी सिटी में रह रहा था वहाँ पे उसने एक मॉर्चरी में काम किया। उस मॉर्चरी में जब वो काम कर रहा था उस टाइम पे वो क्या करता था, जो एक रूम होता है जहाँ पे जो डेड बॉडीज होती हैं उनको लेप वगैरह लगाया जाता है, या फिर जो भी उनके साथ किया जाता है, कपड़े चेंज करना, व्हाटएवर इट इज, जिसे एम्बाल्बिंग कहते हैं आई गेस। तो उस वाले रूम के बाहर वो सोता था। एक दिन क्या हुआ, मॉर्चरी में वो जब सो रहा था तब उसने क्या किया, एक यंग लड़के की डेड बॉडी आई हुई थी उस दिन। उसने वो ड्रॉर खोला जिस ड्रॉर में डेड बॉडी थी, और उस डेड बॉडी के ऊपर वो लेटा, एंड उसने उस डेड बॉडी को सेक्सुअली मोलेस्ट किया, और उससे वो अराउज हुआ।
एंड दैट वॉज द वन थिंग जिससे उसको डिस्गस्टिंग भी फील हुआ एंड ही फेल्ट गुड टू। सो अब इससे क्या हुआ, उसको थोड़ा डर लग गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेड बॉडी से अराउज हो रहा हूँ, वो भी एक लड़के की। सो उसने तुरंत ही वो जॉब छोड़ी एंड ही वेंट बैक टू हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स ने उसको वापस से घर में ले लिया एंड देन ही एनरोल्ड फॉर कॉलेज। सो ये चीज़, ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था और वो इंसिडेंट उसके दिमाग में रह गया था। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये क्या किया मैंने, बट उसको कहीं ना कहीं अच्छा भी फील हो रहा था। और ये जो चीज़ हुई थी, यही इंसिडेंट था जिससे उसके अंदर ये भावनाएं उठी थी। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होता है एक सीरियल किलर की लाइफ में जिससे वो सीरियल किलर बनने के रास्ते पे निकल पड़ता है। जॉन वेन गेसी की लाइफ में वो ये था। सो अब वो अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट चीज़ें कर रहा था, ग्रेजुएट हो चुका था, एंगेज हो चुका था। कहीं ना कहीं उसके फादर जो थे उसको अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे थे क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह उसने ज्वाइन करी थी। देर वॉज समथिंग कॉल्ड जेसीज वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट जेसी इज। सो उसने वो भी ज्वाइन किया, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी वो बना, तो काफ़ी रेप्यूटेड वो हो गया था जॉन वेन गेसी। लोग बहुत पसंद करते थे उसको, उसका नेचर बहुत हेल्पफुल था, वो आसपास नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से रहता था, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहता था, अपनी होने वाली वाइफ को बहुत प्यार करता था। तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड फॉर हिम। सो व्हेन ही जॉइन दिस जेसी थिंग, अब क्या हुआ, वो जो जेसीस थे उनको आई गेस वाटरलू जेसीस कहते थे। सो आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इट इज़, आई डिडंट रिसर्च ऑन इट, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट, मैं पिन कर दूँ कमेंट में कि वाटरलू जेसीस है क्या। सो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस जेसी थिंग। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज, ये वाटरलू जेसीस के साथ एक डार्क सीक्रेट भी इन्वॉल्व था। सो डार्क सीक्रेट ये था कि जो लोग थे इस ऑर्गेनाइजेशन में और वट एवर इट इज़, इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे वो ड्रग्स करते थे, पोर्नोग्राफी चलती थी वहाँ पे, और इनफैक्ट वो लोग प्रोस्टिट्यूशन, ये सब कुछ में इन्वॉल्व थे। अब जो ये सब चीज़ें चल रही थी इस जेसी थिंग में, इसके साथ ही जो जॉन वेन गेसी है वो भी इन्वॉल्व हो गया। सो इसके साथ साथ जेसी जो था उसको धीरे धीरे पता चला कि वो गे है। जब वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, उसको टीनेज बॉयज़ बहुत पसंद थे, तो उसको पता चला मैं गे हूँ। अब उस टाइम पे ये गे होना और एवरीथिंग वाज वेरी लाइक काइंड ऑफ हो हल्ला टाइप था उस टाइम पे। तो तुम ना एकदम से पब्लिक में निकल के आ नहीं सकते थे कि येस आई एम गे, तुम ये नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। सो अब ये चीज़ उसका एक सीक्रेट थी जॉन वेन गेसी का। अब धीरे धीरे वो टीनेज बॉयज़ की तरह अट्रैक्ट होता था, वो उनके साथ सेक्स करता था। उसने क्या किया, अपने घर के अंदर लाइक ही गॉट मैरिड टू हिज फियोन्से, उसके बाद एक घर लिया उसने अच्छा खासा, बिकॉज ही वॉज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ। तो बहुत सारा उसका पैसा भी था, तो उसने क्या किया, अपने घर के बेसमेंट में एक उसने एक प्रॉपर सी जगह बनाई जहाँ पे टीवी था, सोफ़ा था और बहुत सारी चीज़ें थी जो एक टीनेज लड़के को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ। वो क्या करता था, वो लड़के सेलेक्ट करता था, देन ही यूज्ड टू कॉल दीज गाइज, फिर उनको पोर्नोग्राफी दिखाने का वादा करता था जिससे लड़के अट्रैक्ट होते थे कि हाँ चलो पोर्नोग्राफी, क्योंकि उस टाइम पे ये सब नहीं था, कंप्यूटर वगैरह या फिर फ़ोन्स जिसमें तुम देख लोगे। सो बॉयज़ आते थे, उनको अल्कोहल भी वो देता था, ठीक है। साथ साथ में वो क्या करता था, अल्कोहल वगैरह देने के साथ साथ वो उनको ट्रिक्स दिखाता था, मैजिक ट्रिक्स। अब मैजिक ट्रिक्स दिखाते दिखाते वो इतना ज़्यादा उनको पिला देता था कि वो अपने लाइक अनकॉन्शियस टाइप हो जाते थे और उस टाइम पे वो उन लड़कों का फ़ायदा उठाता था। काफ़ी सारे लड़कों से तो वो कंसेंट वाला सेक्स भी करता था। सो ये उसकी धीरे धीरे एक हैबिट बन गई। वो एकदम से होता ना एडिक्शन हो जाना, कोई भी चीज़ को धीरे 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 करके ही गॉट एडिक्टेड टू ऑल ऑफ दिस। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज 1967 आ गया, ये सब चलता था पीछे से जॉन वेन गेसी का। अब आप सोच रहे होगे जॉन वेन गेसी की बीवी को पता नहीं था कि उसका पति पीछे से क्या कर रहा है। एक्चुअल में उसकी बीवी को कुछ नहीं पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शादी के स्टार्टिंग में ही उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। सो वो अपनी प्रेगनेंसी पे ज़्यादातर ध्यान दे रही थी। इनफैक्ट बच्चा करने के नेक्स्ट ईयर अगेन वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसका सारा ध्यान अपने बच्चों पे, अपनी प्रेगनेंसी पे रहता था। उसको पता ही नहीं था कि उसका हस्बैंड पीछे से क्या कर रहा है। सो 1967 में क्या हुआ, जो जेसीस थे उस जेसीस के अंदर एक पॉलिटिशियन भी था, लोकल पॉलिटिशियन। उसका एक बेटा था टीनेजर। जॉन वेन गेसी की उसमें नज़र पड़ गई। अब जॉन वेन गेसी ने वही चीज़ की जो वो बाकी टीनेजर्स के साथ करता था, बुलाता था, पोर्नोग्राफी दिखाता था, अल्कोहल उन लोगों को वो देता था, वही चीज़ करी। और ये सब देने के बाद उसको उसने म्यूचुअली ओरल सेक्स करने के लिए मना लिया एंड उसने ये चीज़ करी उसके साथ। सो अब ये बात उस लड़के ने अपने फादर को जाके बता दी। अब फादर ने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट कर दी।
पुलिस उठाकर जॉन वेन गेसी को ले गई। सो अब नवंबर 7, 1968 में जॉन वेन गेसी को सोडोमी के जुर्म में 10 साल की जेल हुई, बट एक्चुअल में उसने 10 साल की जेल काटी नहीं, उसने 18 मंथ ही जेल में काटे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका बिहेवियर जेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसकी जॉब जेल में थी कुक की, और वो उस जॉब को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था। वो अपने इनमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता था, तो उसके इस बिहेवियर की वजह से उसको जल्दी जेल से निकाल दिया गया। बट उस बीच जब वो जेल काट रहा था, उस बीच उसके फादर की डेथ हो गई, और उस टाइम उसको पैरोल चाहिए थी, बट उसको पैरोल ग्रांट नहीं की गई उस टाइम। तो उसने अपने फादर का फ्यूनरल भी नहीं देखा, एंड ही वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। सो आफ्टर बीइंग 18 मंथ्स इन प्रिजन, उसको 12 मंथ्स का प्रोबेशन दिया गया। सो आफ्टर दैट 1970 आ गया। 70s में उसको बोल दिया गया कि अब आप जाओ, अपनी लाइफ का फ्रेश स्टार्ट करो, आपका बिहेवियर भी ठीक है, सो ठीक है, अब आप अपनी लाइफ जी सकते हो। अब इस बीच जब वो जेल में था एंड ऑल दैट, उसकी वाइफ वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय हिम, तो उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया। सो जब उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दिया, तब वो अपनी बीवी से इतना ज़्यादा चिड़ा हुआ था कि उसने बोला कि मैं आज के बाद ना अपनी बीवी की शक्ल देखूंगा, और ना ही अपने उन 2 बच्चों की शक्ल देखूंगा। तो अब ना उसकी बीवी थी ना बच्चे थे, उसको जेल से भी छुटकारा मिल गया था, अब वो खुला सांड था, अब उसका जो मन आएगा वो करेगा। सो आफ्टर हिज डिवोर्स और ये सब होने के बाद वो टीनेज बॉयज़ के साथ स्टिल इन्वॉल्व रहता था। वो अपने बेसमेंट में टीनेज बॉयज़ को अभी भी बुलाता था, ठीक है। अगस्त 1971 में उसको अपने हाई स्कूल की ही एक क्लासमेट मिली, उससे वो एंगेज्ड हो गया। अब वो जो हाई स्कूल की क्लासमेट थी वो एक डिवोर्सी थी, और साथ में उसकी 2 लड़कियां थी। और जो जॉन वेन गेसी की ये जो होने वाली वाइफ थी, वैसे हो गई थी वाइफ, शादी हो गई थी इनकी। सो इसको पता था कि जॉन वेन गेसी जेल हो के आया और क्यों हो के आया, बट जॉन ने उसको काफ़ी ज़्यादा बहला फुसला लिया था और बोल दिया था कि मैं चेंज हो गया हूँ एट्सेट्रा, विच वॉज नॉट ट्रू। सो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो जॉन वेन गेसी की वाइफ है वो नोटिस करने लगी कि ये टीनेज बॉयज़ को लेकर आता है अपने घर पे। वो चीज़ बहुत अजीब लगती थी उसको कि ऐसा क्यों करता है। अब मदर्स डे पे जॉन वेन गेसी और उसकी वाइफ वॉज गेटिंग इंटीमेट, तो उस टाइम पे जॉन वेन गेसी ने अपनी वाइफ को बोला, दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर हैविंग सेक्स। सो ये बात पे जो उसकी बीवी थी वो चिढ़ गई कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो जॉन वेन गेसी ने बोला कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, एंड अब हम कोई भी ऐसी इंटीमेट चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब ये बात सुनकर, और बिकॉज आए दिन टीनेज बॉयज उनके घर पे आते थे और ये चीज़ इग्नोर करना उसकी वाइफ के लिए मुश्किल था, तो उसने क्या किया, जॉन वेन गेसी को डाइवोर्स दे दिया। नाउ इन द सेम ईयर 1971 जॉन वेन गेसी ने एक नया बिजनेस डेवलप किया। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था ही, बट आफ्टर हिज डाउनफॉल, ये जब उसने मोलेस्ट किया, जेल गया एंड ऑल दैट, उसमें काफ़ी इसका नुकसान हुआ। तो उसने, अब क्योंकि वो दिमाग का तेज था, तो अब उसने एक नया बिजनेस खड़ा किया जिसका नाम था PDM Contractors.co, जिसका फुल फॉर्म था पेंटिंग, डेकोरेटिंग एंड मेंटेनेंस। सो देयर वाज वन स्केरी थिंग अबाउट दिस मैन। वो स्केरी थिंग ये थी कि जॉन वेन गेसी को एज अ क्लाउन ड्रेसअप होना बहुत पसंद था। ही यूज्ड टू ड्रेसअप एज अ क्लाउन। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज पार्टीज, और उसमें वो क्लाउन की तरह ड्रेसअप होता था, एक जोकर की तरह कपड़े पहनता था, मेकअप करता था फुल, और जो बच्चे पार्टीज में आते थे उनको एंटरटेन करता था। लोगों के आगे उसकी इमेज वाज लाइक बहुत अच्छा सपोर्टिव नेबर, बहुत अच्छा फ्रेंड एटसेट्रा। उसने ऐसी इमेज मेंटेन कर रखी थी इवन आफ्टर गोइंग टू जेल, इवन आफ्टर जेल से आने के बाद भी। लाइक लोगों को पता था ये जेल होके आया है और क्यों होके आया है, स्टिल लोग उसको पसंद करते थे, एंड दैट इज़ वेरी स्केरी अबाउट हिम, क्योंकि वो कितना मैनिपुलेटिव था। जैसे कि मैंने बताया, इन सीरियल किलर्स का स्टेप बाय स्टेप चलती है चीज़ें, ठीक है। अब वो 3rd स्टेज पे आ चुका था, दैट वाज मर्डर। और मर्डर उसने पहले विक्टिम का किया। मर्डर करने के बाद उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ, ही फेल्ट वेरी गुड। अब ये जो गुड वाली चीज़ आ जाती है ना, इससे इनका धीरे धीरे ऑब्जेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, ये एडिक्टिव हो जाते हैं मर्डर करने से। तो उसने अपने पहले विक्टिम को मार दिया। मारने के बाद वो और लड़कों को ढूंढने लगा, और लड़कों को वो कहीं से भी पकड़ के ले आता था, जहाँ उसको टीनेज बॉयज दिख गए, उसको पसंद आ गए, वो ले आएगा। तो वो ले आता था, वो पोर्नोग्राफी दिखाता था और अल्कोहल देता था, बट उसके साथ साथ वो जो चीज़ें करता था, जो सैडिस्टिक चीज़ें, जो टॉर्चर वो उन लोगों पे करता था ना, उसकी डिटेल्स मैंने पढ़ी है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं बता भी नहीं सकती वो क्या करता था। वो बहुत ही गलत चीज़ें करता था उन टीनेज बॉयज़ के साथ, बहुत ही गलत चीज़ें। सबसे उसका जो फेमस चीज़ थी वो ये थी कि वो मैजिक ट्रिक करता था
वो उनके हाथ बांध देता था हैंडकफ से। बांधने के बाद उनके गले के चारों तरफ लोहे की चेन डालता था। उस चेन को पकड़ के वो उनको मोलेस्ट करता था, रेप करता था उनका, फोर्सफुली उनसे बहुत सारी चीज़ें करवाता था एंड उनको चोक करके मार देता था। नाउ उसने थ्रू आउट द ईयर्स बहुत सारे लड़कों को मारा। 32 लड़के हो चुके थे जिनको वो रेप करके टॉर्चर करके मार चुका था, और मारने के बाद अपने घर के नीचे ही उनको गाड़ देता था। अब क्या हुआ, क्योंकि 32 बॉडी गाड़ रखी थी तो स्मेल तो आनी जायज़ सी बात है। स्मेल आती थी उसके घर के आसपास बहुत गंदी। तो जो नेबर्स थे वो कंप्लेन करते थे, उसको बोलते थे कि आप इस स्मेल का कुछ करो। तो उसने सोल्यूशन निकाल दिया एंड स्मेल मतलब कम हो गई, गायब तो नहीं हो गई ऑब्वियसली, कम हो गई। अब उसका नेक्स्ट विक्टिम जो था उसका नाम था रॉबर्ट। जो ये रॉबर्ट था, ये बेचारा बच्चा, ये अपनी फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड था। ये कमाकर अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना चाहता था। तो ये एक फार्मेसी में काम करता था, लेकिन वो जो फार्मेसी वाले थे वो उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे एंड ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। सो एक दिन जॉन वेन गेसी उस फार्मेसी में आता है, उसकी नज़र पड़ जाती है रॉबर्ट पे। वो रॉबर्ट को बोलता है कि मेरी एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसमें मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ अभी और हम बात करते हैं बैठ के एंड मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। सो ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। जो रॉबर्ट था वो खुश हो गया कि चलो मेरे को एक अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी और मैं अपनी फैमिली को कमा के दे पाऊंगा। अब वो रॉबर्ट को घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसने एग्जैक्टली वही चीज़ें करी जो उन 32 विक्टिम्स के साथ की थी एंड इन दी एंड ही किल्ड हिम। रॉबर्ट को मार दिया। रॉबर्ट को मारने के बाद उसको भी उसने गाड़ दिया। सो अब क्या हुआ, रॉबर्ट ने अपनी मम्मी को बता दिया था कि मेरा इंटरव्यू है ऐसे ऐसे और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। सो बहुत देर हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, रॉबर्ट नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी ढूंढने निकली, रॉबर्ट उसको नहीं मिला। फार्मेसी वाले से भी उसने फ़ोन कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से भी पता चला कि रॉबर्ट तो निकल गया था इंटरव्यू के लिए, बट वापस तो लौट के यहाँ नहीं आया, घर पहुँच जाना चाहिए था उसको। अब इस चीज़ से उसकी मम्मी पैनिक हो गई और उसकी मम्मी ने पुलिस को कॉल की। सो पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जॉन वेन गेसी की कंपनी है ये। जॉन वेन गेसी के पास गई पुलिस। सो वो जो जॉन है वो पुलिस को कहता कि मैं तो किसी रॉबर्ट को जानता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं फार्मेसी गया ज़रूर था बट मैं वापस आ गया था, मैं किसी ऐसे लड़के से मिला ही नहीं। बट फार्मेसी में एम्प्लॉयज़ भी और वो जो ओनर था वो भी कह रहा था कि यही बंदा लेकर गया है। सो इससे जो जॉन वेन गेसी है उस पर पुलिस को शक हुआ कि झूठ क्यों कह रहा है। फिर उसका बैकग्राउंड चेक कराया गया और फिर जब उसका बैकग्राउंड निकल के सामने आया पुलिस का कि ये बंदा तो मॉलेस्टेशन के जुर्म में जेल होके आया हुआ है, सो पुलिस ने जॉन वेन गेसी को सस्पेक्ट लिस्ट में नंबर 1 पे डाल दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, पुलिस को पता चलता है कि जो रॉबर्ट था, रॉबर्ट जिस रात घर गया है जॉन वेन गेसी के, वो एक जैकेट पहन के गया था। सेम जैकेट रॉबर्ट की एक एम्प्लॉय ने उससे उस दिन ली थी। वो एम्प्लॉय बाहर मार्केट गई थी कुछ खरीदने और उसकी जैकेट में उसने एक रिसीट डाली थी। सो इससे क्या पता चला कि रॉबर्ट सेम जैकेट पहन के जॉन वेन गेसी के घर गया, तो वो जो रिसीट थी जो उस एम्प्लॉय ने डाली थी वो उसी जैकेट में थी। और पुलिस को जो रिसीट्स मिली थी उन रिसीट्स में से एक रिसीट वो निकली थी। यानी कि इससे साबित हो गया कि जॉन वेन गेसी के घर गया था रॉबर्ट। एक दिन ड्रग डीलर को बुला के ड्रग ले रहा था पुलिस के आगे ही। उसको पता था पुलिस मुझे देख रही है, स्टिल ड्रग्स ले रहा था। तो पुलिस ने तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट कर लिया उसको, अरेस्ट करने के बाद सर्च वारंट निकला उसके घर का। ये बात पता चल गई जॉन वेन गेसी को। इससे उसको पड़ गया दौरा। दौरा इन द सेंस कि उसके चेस्ट में पेन हुआ एंड वो बेहोश हो गया, उसको ले गए हॉस्पिटल। इसका सर्च वारंट निकला, घर को सर्च किया गया एंड जो डिस्कवरी पुलिस को हुई, पुलिस के होश उड़ गए। एक नहीं, दो नहीं, 30 नहीं, 33 बॉडीज उसके घर से निकली। पुलिस की हालत खराब हो गई ये देख के कि ये बंदा जो इतना ज़्यादा हीरो बनता था, अच्छा नेबर बन के घूमता था, पॉलिटिशियन बन के घूमता था, बिजनेसमैन बन के घूमता था, उसके घर से 33 विक्टिम निकले हैं, किसी की बॉडीज निकली है। और नेबरहुड में क्या किसी को कानो कान खबर नहीं है, इनफैक्ट उसकी बीवी तक को नहीं पता था जो सेकंड वाइफ थी उसकी। अब जॉन वेन गेसी को हॉस्पिटल से प्रिजन में डाला गया, ठीक है, केस चला। उसके इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे उसके बारे में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटरव्यू में भी जो वो जब उससे पूछा गया कि ये विक्टिम्स को आप पहचानते हो, उसकी पूरी किताब उसको दी गई, विक्टिम्स 33 विक्टिम्स की फ़ोटोज़ दिखाई गई। कहता मुझे तो याद भी नहीं है ये कौन कौन है क्या है, और मैं ऐसे याद नहीं रखता लोगों को।
सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सीरियल किलर्स होते हैं वो डीह्यूमनाइज कर देते हैं अपने विक्टिम्स को। डीह्यूमनाइज करने का मतलब होता है कि ये अपने विक्टिम्स को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। उनके लिए इंसान नहीं होते, उनके लिए ऑब्जेक्ट होते हैं, यूज करने की चीज होती है, थ्रो करने की चीज होती है। सो जॉन वेन गेसी को इतना सा भी गिल्ट नहीं था, इतना सा भी गिल्ट। फिर उसको ये सब चला, ट्रायल चला, ऑब्वियसली उसको सजा मिलनी थी, तो उसको डेथ पेनल्टी मिली एंड इन दी एंड उसको लीथल इंजेक्शन देके मार दिया गया, विच आई थिंक वॉज नॉट इनफ। एक सीरियल किलर जो 33 विक्टिम्स को इतने ब्रूटली टॉर्चर करके, मैं तो आपको डिटेल्स नहीं बताई हैं, अभी मैंने डिटेल्स नहीं बताई हैं आपको कि क्या करता था वो उनके साथ, क्योंकि मुझे खुद बताने में अजीब लग रहा है कि वो क्या गंद मचाता था उन बेचारों के साथ, कैसे उनको चोक करता था, क्या करता था। आप गूगल करके पढ़ लेना एक बारी अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको अपना मूड खराब करना है तो, बिकॉज मुझे बता के मूड खराब नहीं करना, ना आपका ना मेरा खुद का। वो बहुत बहुत गंदी चीज़ें करता था उनके साथ, बहुत सैडिस्टिक चीज़ें करता था उन बेचारों के साथ, टीनेज बॉयज़ के साथ। सो वो बंदा उनके साथ इतना गलत करता था एंड उसको गिल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसको नहीं था गिल्ट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। लाइक होता ना सेल्फ अवेयरनेस, जैसे जेफरी डॉमर है, जेफरी डॉमर ने तो खैर बहुत ही खतरनाक काम किया था, वो तो इसका भी बाप था। उसने 17 लड़कों को मारा था और मार के काट के उनकी फोटोज खींची, उनको खाता था, उनको रखता था, पता नहीं क्या क्या करता था वो। बट उस इंसान के बारे में एक चीज़ और ज़्यादा डेंजरस थी कि वो सेल्फ अवेयर था, उसको पता था उसने क्या किया है, क्यों किया है, और इसके लिए वो खुद को ही ब्लेम करता था। ही यूज्ड टू से कि इसमें सोसाइटी की गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, इसमें मेरी गलती है, द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज मी। ही यूज्ड टू से दैट, उसके इंटरव्यूज में भी उसने ये सब बातें बोली है। बट दैट डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि ही वॉज अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छा इंसान था, उसने ऐसा बोल दिया, नहीं, ही वॉज अ सीरियल किलर। सीरियल किलर्स आर सोशियोपैथ्स, दे आर साइकोपैथ्स, दे डोंट हैव इमोशंस, एम्पैथी नहीं है उन लोगों में। इट इज़ एन अनपॉपुलर ओपिनियन जो मैं अब देने वाली हूँ, बट जो लोग एनिमल्स के साथ एम्पैथी नहीं रखते, जो लोग एनिमल्स के साथ सिंपैथी नहीं रखते, दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ मर्डरर, अ रेपिस्ट, अ सीरियल किलर। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी बेजुबान, जो बोल नहीं सकता, जो इनोसेंट है, जिसके मन में कोई चोर नहीं है, अगर आप उसको लेकर प्यार नहीं रख सकते आपके मन में, तो आप एक बोलने वाले इंसान के लिए प्यार कभी नहीं रखोगे। ये जो मर्डरर्स होते हैं, जो इतने सैडिस्टिक क्यों होते हैं, ये इनको फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इन सब की हिस्ट्री उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं इन सब ने एनिमल अब्यूज किया है और शुरुआत वहीं से होती है। जेफरी डॉमर छोटा था, धीरे धीरे जानवरों को, स्क्विरल्स को काटने लग गया था, पीटने लग गया था। यहाँ से उसकी जो अंदर की क्यूरियोसिटी जागी थी कि इंसानों को काटूंगा तो क्या होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी होती है। जो एम्पैथ होते हैं, जो लोग एनिमल से भी प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, वो कभी किसी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मैं इंटरनेट पे देखती हूँ बहुत सारे लोग लिखते हैं, तुम इंसानों से नहीं प्यार करते तो तुम एनिमल से क्या प्यार करोगे। लोग इतने उल्टी बातें करते हैं। एक बात बताओ, अगर आप किसी एनिमल से प्यार नहीं करना जानते तो आप एक इंसान से प्यार कैसे कर सकते हो। मेरा इस चीज़ का पॉइंट यही है, सिंपल सा, कि अगर आपको स्पॉट करना है ना कोई इंसान जो इंसान नहीं है, जो मॉन्स्टर है, इफ़ यू वांट टू स्पॉट अ मॉन्स्टर डिस्गाइज्ड एज अ ह्यूमन, तो उसके लिए आप ये चीज़ देखना ज़रूर कि उसके मन में एनिमल्स के लिए सिंपैथी नहीं होगी। जिसके मन में एनिमल्स के लिए सिंपैथी नहीं है, ही वोंट हैव even this bit of sympathy for humans, and that is a fact. सीरियल किलर्स के बारे में वीडियोस में इसलिए नहीं बनाती कि आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई दिस पीपल, नो, दे डोंट डिजर्व टू बी ग्लोरीफाइड एट ऑल। मैं इनके बारे में वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि दिस वर्ल्ड इजंट अ बेटर प्लेस, यहाँ पे हर इंसान अच्छा नहीं है। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो लोग बोल देते हैं हर इंसान अपनी जगह सही है, दैट इज नॉट ट्रू। हर कोई अपनी जगह सही नहीं होता। There are good and bad people in this world. So yeah, that's it for today. Hopefully आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। तो यार मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।